अपनी कोठी में वे उनका एक कमरा बनवाना भूल जाते हैं जो मां बाप का भी सौदा करवाते हैं। भिजवाते हैं वृद्धाश्रम में मां बाप को वही लोग जो पत्थर को भी भगवान बताते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की यह कहानी है बुढ़ापे की सच्चाई की। वह सच्चाई जिसे हर इंसान को एक ना एक दिन झेलना ही पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज की औलादें अपने बूढ़े मां बाप का सहारा बनने के बजाय उन्हें बोझ समझने लगी हैं। यह कहानी है एक विधवा बूढ़ी मां की, उस मां की जिसे अपने ही बेटे और बहू ने बेचा। जी हां, बेचा, रिश्तों का सौदा किया। लेकिन शायद वे भूल गए कि मां के आंसुओं का सौदा करने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। तो चलिए साथियों, चलते हैं उस बुढ़ापे की सच्चाई के सफर पर, जहां औलाद के लायक का पता चलता है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। रात की ओस अब भी पेड़ों की पत्तियों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। आंगन में तुलसी के गमले के पास हल्की हल्की धूप उतर आई थी, लेकिन उस धूप में भी ठंडक बाकी थी। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेते ही जैसे भीतर तक ठंडक महसूस होने लगती थी। घर के अंदर से बर्तनों की हल्की खनक और रसोई में चाय पत्ती उबलने की महक पूरे वातावरण को जीवंत बना रही थी। क्रांति जी ने अपनी शॉल कसकर लपेटी और हाथों में जल का छोटा सा लोटा लेकर तुलसी पर चढ़ाया। आंखें बंद करके धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदाती रहीं। उनके चेहरे पर संतोष और सुकून झलक रहा था, मानो यह रोज का कर्म ही उन्हें जीवन की ऊर्जा देता हो। तभी उनका बेटा गौरव आया। उसके हाथ में अखबार था और ठंड से बचने के लिए उसने गले में ऊनी मफलर कस रखा था। वह जरा सा मुस्कुराया और बोला, मां देखो तो, आज अखबार में फिर से वही अजीब अजीब खबरें छपी हैं। लगता है अब तो दुनिया पहले जैसी नहीं रही। क्रांति जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तभी सुमन चाय की ट्रे उठाए रसोई से बाहर आई। उसकी चाल में रफ्तार थी, मानो सब काम जल्दी जल्दी निपटा देना चाहती हो। ट्रे टेबल पर रखकर उसने अपनी सास की ओर देखा और बोली, मां जी, पहले यह गरम गरम चाय लीजिए। अखबार तो पूरे दिन पढ़ा जा सकता है, लेकिन सुबह की शुरुआत मीठी होनी चाहिए। सुमन के शब्दों में मिठास थी, लेकिन आंखों में थोड़ी सी जल्दी भी, जैसे वह चाहती हो कि सब लोग चाय पी लें ताकि वह अगले काम पर लग सके। इतने में उनकी पड़ोसन सुनीता जी भी आ पहुंची। उसकी आदत थी कि जब तक सुबह की पूजा के बाद 2-4 घरों का हालचाल न पता कर ले, उनको चैन नहीं पड़ता। सुनीता क्रांति जी को चाय पीते देख हंसते हुए बोली, वाह भाभी, आपकी तो क्या किस्मत है। बेटा बहू दोनों आपका इतना ख्याल रखते हैं। हमसे पूछो तो हमारे घर में तो बहू को यह तक याद नहीं रहता कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले क्या चाहती हूं। क्रांति जी हल्का सा मुस्कुराए। चेहरे पर गर्व की झलक साफ दिखाई दी। उन्होंने सुमन की ओर देखते हुए कहा, मेरी बहू सच में बहुत समझदार है, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती है। सुमन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह बिना कुछ बोले वापस रसोई की ओर चली गई। उस सुबह का नजारा इतना सहज और सुखद लग रहा था कि कोई भी कह देता यह घर एक आदर्श घर है, जहां मां, बेटा, बहू सब आपसी प्रेम और सम्मान से रहते हैं। परंतु अक्सर जो बाहर से चमकता है, उसके भीतर कई परतें छिपी होती हैं। शाम का हल्का अंधेरा धीरे धीरे पूरे घर में उतर आया था। खिड़की से आती हल्की हवा पर्दे हिला रही थी। बाहर गली में बच्चों की किलकारियां और बड़ों की बातें सुनाई दे रही थीं। घर के अंदर दीपक सी पीली रोशनी जल रही थी। क्रांति जी अपने कमरे में पलंग पर बैठी थी। सामने टेबल पर छोटा सा लैंप टिमटिमा रहा था और पास ही उनका खुला चश्मे का केस रखा था। हाथ में डायरी थी जिसमें वे गहरी तल्लीनता से कुछ लिख रही थी, शायद दिन भर की घटना। इतने में दरवाजा धीरे से खुला। उनका बेटा गौरव अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, मां, आप अभी भी लिख रही हैं, जरा आराम भी कर लिया करो। गौरव की बात सुनकर क्रांति जी ने चश्मा उतारकर डायरी के ऊपर रख दिया। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे बेटा, ये लिखना ही तो मेरा आराम है और लिखने के बाद मुझे नींद भी चैन से आती है।
गौरव पलंग के पास आकर बैठ गया और प्यार से बोला, मां, आखिर क्या लिखती हो आप इस डायरी में? क्रांति जी मुस्कुराई और बोली, कुछ बातें दिल की, जिनको लिखने के बाद मुझे सुकून मिलता है। सबको सुनाने के लिए नहीं, लेकिन हां, जब मैं नहीं रहूंगी तो यही मेरी सबसे बड़ी याद बनेगी। गौरव थोड़ा भावुक होकर बोला, ऐसी बातें मत किया करो मां, मैं चाहता हूं आप हमेशा मेरे साथ रहें। क्रांति जी ने बेटे का हाथ थामते हुए कहा, अरे पगले, मां बेटे का रिश्ता तो सांसों से भी आगे चलता है। तू जहां रहेगा मुझे अपने पास ही पाएगा। गौरव ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से बोला, मां, मैं जिंदगी में जो भी हूं आपकी वजह से हूं। आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सुमन कमरे में आई। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। वह अपने पति की तरफ देख बोली, अगर बातें खत्म हो गई हैं तो चलो, चाय पकौड़े तैयार हैं। गौरव ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी झुंझुलाहट और मुस्कुराहट के बीच बोला, अरे यार, माफ करना, मां को चाय का बोलना ही भूल गया। तुम जाओ, हम अभी आ रहे हैं। सुमन के जाते ही क्रांति जी ने मुस्कुराते हुए बेटे की तरफ देखा और कहा, गौरव, तू भी कमाल करता है। उसकी मां कुछ और बोलती कि तभी गौरव बोल पड़ा, मां, क्या करूं? आपके साथ बातें करता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं। उसकी बात सुनकर क्रांति जी बोली, अब ज्यादा बातें मत बना, जल्दी चल, नहीं तो सुमन को बुरा लग जाएगा। गौरव ने हल्का सिर हिलाया और दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर आए। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही क्रांति जी ने सोफे पर बैठते हुए चाय के साथ एक गर्मा गर्म पकोड़ा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बहू, सच में पकोड़े तो बहुत अच्छे बने हैं। दिल खुश हो गया। गौरव भी मुस्कुराया और मां की तरफ देखते हुए बोला, हां मां, सच में आज तो इनका स्वाद कुछ अलग ही है। सुमन हल्की हंसी के साथ बोली, बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत करो, और वैसे भी आप दोनों खुश रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। रात के 9 बजे खाना खाने के बाद सुमन रसोई की सफाई करके बर्तन समेट रही थी और क्रांति जी ड्राइंग रूम में टीवी पर न्यूज देख रही थी। तभी गौरव मां के पास आकर सोफे पर बैठ गया और बोला, मां, हर बार न्यूज ही क्यों देखती हो? इतने अच्छे अच्छे सीरियल भी आते हैं। क्रांति जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, सीरियल में आखिर क्या पड़ा है? वही झगड़े लड़ाइयां। असली दुनिया की खबरें देखना ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी किसी भी औरत को बाहर के हालात से बेखबर नहीं रहना चाहिए। सुमन भी वहीं आकर बैठ गई और बोली, मां जी, आप जैसी समझदार और पॉजिटिव सोच वाली मां हर किसी को कहां मिलती है। आपने इस घर को ही नहीं, हमें भी संभाल लिया है। क्रांति जी की आंखों में चमक आ गई। बेटी, तुम्हारी जैसी संस्कारी बहू का साथ मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। तभी गौरव ने मां के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मां, आपने जिंदगी भर हमारे लिए किया, अब बारी हमारी है कि हम आपका हर ख्वाब पूरा करें। क्रांति जी मुस्कुराई। उनके दिल में यही बात गूंज रही थी कि मेरा बेटा और बहू सच में मुझे इतना चाहते हैं। भगवान ने मुझे इतना अच्छा बेटा और बहू दिए हैं। उस रात तीनों साथ बैठकर देर तक हंसी मजाक करते रहे। साथियों, क्या सच में यह परिवार उतना ही सुखी है जितना बाहर से दिखाई देता है, या फिर इन मुस्कानों के पीछे कोई अनकही कहानी छिपी है? रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। क्रांति जी अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। गौरव और सुमन अपने कमरे में थे। हल्की पीली लाइट कमरे की दीवारों पर धुंधली छाया बना रही थी। सुमन बिस्तर पर बैठकर कपड़े तय कर रही थी, जबकि गौरव मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां घुमा रहा था। अचानक सुमन ने धीमी आवाज में कहा, गौरव, तुम्हें नहीं लगता अब वक्त आ गया है? गौरव ने मोबाइल नीचे रखा। उसकी आंखों में झिझक और सवाल दोनों थे। कुछ पल चुप रहने के बाद वह बोला, सुमन, तुम हमेशा इतनी जल्दी क्यों करती हो? मां की बात है, आसान नहीं है। सुमन ने होंठ दबाए, फिर थोड़ी कड़वाहट भरे स्वर में बोली, आसान कभी कुछ नहीं होता, लेकिन अगर अभी नहीं सोचा तो बाद में पछताना पड़ेगा।
सोचो, हमारा भविष्य, हमारी जिंदगी। गौरव ने गहरी सांस भरी। उसका चेहरा उलझन से भरा था। देखो, मैं मां को तकलीफ नहीं देना चाहता, बस चाहता हूं कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए। सुमन ने उसकी तरफ झुकते हुए उसके हाथ पर हाथ रख दिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। गौरव, कभी कभी सच्चाई पर भावनाओं का पर्दा डालना पड़ता है। अगर हम सिर्फ मां के भरोसे और स्नेह में बंधे रहेंगे तो अपना भविष्य कैसे संभालेंगे? गौरव चुप रहा। उसकी आंखों में टकराव साफ दिख रहा था। एक तरफ मां का अटूट विश्वास, दूसरी तरफ पत्नी की बातों का दबाव। उसी पल अचानक बाहर से झनक की आवाज आई। दोनों एकदम चौंक कर खामोश हो गए। सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं मां ने सुन तो नहीं लिया? गौरव झटपट उठा और दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था। खिड़की पर रखी प्लेट हवा से गिर गई थी और वह फर्श पर पड़ी थी। यह देख उसने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ नहीं था, चलो अब सो जाओ। दोनों बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद कहीं आसपास नहीं थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट थी और उनके दिलों की बेचैनी। सुबह के ठीक 7 बजे थे। घर में अभी सन्नाटा था। बस रसोई से चाय की हल्की खुशबू आ रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। क्रांति जी की नींद खुली और उन्होंने सोचा, इतनी सुबह कौन आया होगा। कमरे से निकलते हुए उन्होंने बेटे को आवाज दी, गौरव, दरवाजे की घंटी बज रही है। अपनी मां की आवाज सुनते ही गौरव ने तुरंत उठकर कहा, मां, मैं देखता हूं। वो दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही खोला, सामने पड़ोस की रेवती काकी खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा आंसुओं से भरा और हाथ कांप रहे थे। उनको देख गौरव घबरा गया और बोला, काकी, आप इतनी सुबह, क्या हुआ? रेवती काकी फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, मेरे अपने बेटे बहू ने ही मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहां जाऊं? इतना सुनते ही क्रांति जी भी दरवाजे तक आ गई। उनकी आंखों में हैरानी और दर्द था। हे भगवान, रेवती बहन, यह क्या कह रही हो? अपने ही बच्चों ने। रेवती काकी वहीं चौखट पर बैठ गई। हां क्रांति, जिस बेटे को मैंने पाला, जिस बहू को बेटी समझा, वही आज कह रहे हैं कि यह घर अब सिर्फ उनका है, मेरे लिए उसमें जगह नहीं है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। गौरव ने तुरंत उन्हें सहारा देकर अंदर बिठाया। क्रांति जी का दिल कांप उठा। उनकी आंखों में चिंता और हैरानी दोनों थी। फिर धीरे से पास बैठते हुए वह बोली, रेवती बहन, तेरे बेटे और बहू तो बहुत अच्छे थे, तेरा इतना ध्यान रखते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्रांति जी की बात सुनकर रेवती काकी रोते हुए बोली, क्रांति, जब तक नरेश जी थे सब ठीक था। बेटा हर वक्त कहता, मां, तुम हमारे लिए लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना घर सोना है। बहू भी पैरों में तेल लगाती, खाना पूछती। मुझे लगता था वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ पल के लिए रेवती काकी की आवाज रंध गई। उन्होंने आंसू पोंछे और भर्राई हुई आवाज में आगे बोली, लेकिन जैसे ही मेरे पति मुझे अकेला छोड़ चले गए, बेटा बदल गया। बहू ने कहना शुरू किया, अब यह घर मेरा है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है। और मेरा बेटा चुप रहा और बहू की हां में हां मिलाने लगा। क्रांति, कल रात तो दोनों ने साफ कह दिया, अब आप कहीं और जाकर रहिए, हमें अपने ढंग से जीना है। यह सुनते ही क्रांति जी का दिल दहल उठा। उनका गला भर आया। हे भगवान, औलाद इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? गौरव ने आगे बढ़कर रेवती काकी का कंधा थाम लिया और बोला, काकी, आप अकेली नहीं हैं। जब तक हम हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। गौरव के इतना कहते ही सुमन चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। सुमन की आंखों में जैसे कोई अनकहा सवाल था, क्या सचमुच तुम इन्हें हमारे घर में ठहराने की सोच रहे हो? उसकी खामोशी में छिपे भाव को गौरव ने महसूस किया, मगर अनसुना कर दिया। उसने काकी को पानी का गिलास थमाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। कमरे का माहौल भारी हो गया था। रेवती काकी की सिसकियां, क्रांति जी की भीगी आंखें और सुमन का चुप रहकर तिरछी नजरों से देखना, सब मिलकर जैसे एक अनहा बोझ बन रहा था। क्रांति जी ने बेटे की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी राहत झलकी। फिर रेवती काकी का हाथ थाम कर बोली, रेवती,
तू जब तक चाहे यहीं मेरे साथ रह सकती है। रेवती काकी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं क्रांति, मैं यहां तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मैं अपने गांव चली जाऊंगी, वहीं अपने बाकी के दिन गुजार लूंगी। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी और क्रांति जी के गले लग गई। सुमन चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर सहानुभूति तो थी, लेकिन आंखों की गहराई में कुछ ऐसा भी था जो कोई नहीं देख पाया। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए रेवती काकी बोली, क्रांति, आज मेरा दर्द देखकर तुझे रोना आ रहा है, लेकिन बस इतना याद रखना, बेटा चाहे कितना भी प्यारा लगे, आंख मूंद कर उस पर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि वक्त आने पर बेटा भी बदल सकता है। रेवती जी की बातें सुन क्रांति जी ठिठक गए। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर धीमी मुस्कान लिए वह बोली नहीं। बहन, मेरा गौरव ऐसा नहीं है, वह तो मेरी सांसों की तरह है। जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरे साथ रहेगा। रेवती काकी ने गहरी सांस ली। उन्होंने क्रांति जी की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह ना पाई। फिर धीरे धीरे उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गईं। गौरव उन्हें छोड़ने बाहर तक गया। क्रांति जी दरवाजे की चौखट पर खड़ी रही। उनकी आंखें बरस रही थीं और दिल कांप रहा था। रेवती काकी के चले जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। क्रांति जी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर पेड़ पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। कमरे की खामोशी में क्रांति जी को बार बार वही शब्द याद आ रहे थे, अपनी औलाद पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये वाक्य किसी तीर की तरह उनके दिल में चुभते रहे। क्रांति जी के दिल में हल्का डर समा गया। अगर कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सिर हिलाते हुए खुद को संभाला। नहीं, मैं कैसी बेवकूफी की बातें सोच रही हूं। मेरा गौरव तो हमेशा मेरी गोद में सिर रखकर बचपन की तरह बातें करता है, और सुमन, वो तो मुझे मां कहकर गले लगाती है, मेरी छोटी छोटी पसंद का ख्याल रखती है। नहीं, मेरा बेटा और बहू ऐसा कभी नहीं कर सकते। कमरे में हल्की हवा चल रही थी, पर क्रांति जी का मन अजीब सी घबराहट से भरा था। वह खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखती रही और मन ही मन बोली, रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, एक छोटी सी दरार भी सब कुछ तोड़ सकती है। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, मानो खुद को ही समझा रही हो। रात गहरी और शांत थी। घर में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। बस घड़ी की टिक टिक और कभी कभार बाहर से आती कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। क्रांति जी अपने कमरे में चैन की नींद सो रही थीं और ड्राइंग रूम की बत्तियां बुझ चुकी थीं। गौरव बिस्तर पर लेटा था, मगर आंखें मूंदने पर भी नींद उसकी पलकों तक नहीं पहुंच रही थी। उसके दिमाग में सुमन की बातें बार बार गूंज रही थीं। हमें अपना भविष्य देखना है, मां हमेशा साथ रही तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और वही सुमन के चेहरे पर शांति थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। वो धीरे से बोली, गौरव, फिर क्या सोचा तुमने। गौरव ने करवट बदलकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल और थकान दोनों झलक रहे थे। उसने सुमन की तरफ देख कहा, किस बारे में। सुमन ने करवट बदलते हुए हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आवाज में एक ठहराव था। जो मैंने कहा था, अब वक्त हाथ से निकल रहा है, हमें अपने लिए सोचना होगा। गौरव कुछ देर चुप रहा। उसकी नजरें कमरे की छत पर टिक गईं। मन में मां का चेहरा उभर आया, वो मां जिसने उसे पाला पसा, अपने हर सुख दुख से बढ़कर उसका ख्याल रखा। लेकिन उसी के साथ सुमन की बातें भी गूंज रही थी। सुमन फिर धीमे स्वर में बोली, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए मां बहुत मायने रखती है, मेरे लिए भी वह सम्माननीय है। लेकिन गौरव, अगर हम हमेशा इन्हीं जिम्मेदारियों में बंधे रहेंगे तो अपने सपनों को कब पूरा करेंगे। कमरे का माहौल बाहर से स्नेही लग रहा था, मगर भीतर कहीं गहरी खामोशी छा गई थी। गौरव ने आंखें मूंद ली। उसकी सांसें भारी हो चली। मां का अटूट स्नेह और पत्नी की बढ़ती जिद, दोनों के बीच उसका मन डगमगाने लगा।
सुमन ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और हल्की दृढ़ता के साथ बोली, तुम बस मेरा साथ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। गौरव ने उसकी तरफ देखा मगर जवाब नहीं दिया, बस गहरी सांस लेते हुए तकिए पर सिर रख दिया। कमरे में अजीब सी चुप्पी पसर गई। बाहर हवा की सरसराहट खिड़की से टकराकर जैसे उसी खामोशी को और गहरा कर रही थी। उस रात की खामोशी में छुपा था एक फैसला जो आने वाले दिनों में इस घर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देने वाला था। क्या यह खामोशी बेटे के दिल की कमजोरी थी या पत्नी की चाल की जीत? सुबह की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। आंगन में रखे गमलों की मिट्टी की हल्की सी खुशबू उठ रही थी। क्रांति जी हमेशा की तरह पौधों में पानी डाल रही थी, हर पत्ते को बड़ी नरमी से छूती, मानो बच्चों की तरह दुलार कर रही हो। तभी पीछे से गौरव धीरे धीरे आकर उनके पास खड़ा हो गया और धीरे से बोला, मां, आपसे एक बात कहनी थी। क्रांति जी ने पानी का लोटा नीचे रखा और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। कहो बेटा, क्या बात है? गौरव एक पल के लिए चुप रहा, जैसे शब्द तलाश रहा हो, फिर धीमी आवाज में बोला, मेरा दोस्त राकेश, उसकी पत्नी को किसी भी वक्त बच्चा हो सकता है, उसकी मां भी नहीं है, इसलिए उसको बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सोच रहा था अगर आप कुछ दिन वहां रहकर उनका सहारा बन जाएं। यह सुनकर क्रांति जी ठिठक गई। वो हैरानी से बोली, मैं। गौरव ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। हां मां, आप। तभी पीछे से सुमन धीरे धीरे चलते हुए आई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, अगर आप वहां चली जाएंगी तो उन्हें बहुत सहारा मिलेगा, और फिर दूसरों की मदद करना तो हमेशा आपका स्वभाव रहा है। क्रांति जी ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां बहू, मुझे भी यही लगा। अगर मेरे जाने से किसी का भला होगा तो क्यों नहीं। सुमन ने कप में चाय डालते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं आपके लिए जरूरी सामान बांध दूंगी और यहां की चिंता आप बिल्कुल भी मत करना। गौरव ने राहत की सांस ली। मां का सहमत होना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन सुमन की दो बातें जैसे सब संवार गई। क्रांति जी ने चाय का कप उठाते हुए बेटे बहू को देखा। उनकी आंखों में अपनापन और विश्वास साफ झलक रहा था। हवा में खामोशी घुल गई। बाहर पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी, पर घर के भीतर इस बातचीत की गूंज किसी आने वाले बदलाव का संकेत दे रही थी। अगली सुबह क्रांति जी अपने कमरे में अलमारी खोलकर कपड़े निकाल रही थीं और कपड़ों को तहकर बैग में रखने लगी। सुमन पास खड़ी थी, हर बार की तरह मदद का दिखावा करते हुए। मां जी, ज्यादा सामान मत लीजिएगा, बस जरूरत भर ही ले जाइए। वहां राकेश भैया के घर आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्रांति जी मुस्कुराई। हां बहू, मैं तो सोच रही हूं सिर्फ 2-3 साड़ियां और जरूरी दवाइयां ले जाऊं, बाकी सब तो वहां मिल ही जाएगा। तभी गौरव कमरे में आया। मां, मैंने राकेश से बात कर ली है, वो बहुत खुश है कि आप वहां जा रही हैं। कह रहा था कि आपकी मौजूदगी से उसकी पत्नी को बड़ी ताकत मिलेगी। क्रांति जी ने आशीर्वाद भरे हाथ बेटे के सिर पर रखे। ईश्वर तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा। अच्छा किया जो किसी की मदद करने का सोच पाया। दोपहर होते होते घर सामान बांधने की आहट से गूंज रहा था। पड़ोसन आकर पूछने लगी, अरे बहन, कहां की तैयारी है? सुमन ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, अरे कुछ खास नहीं, गौरव के दोस्त की पत्नी को बच्चा होने वाला है। उनके अपने घर वाले बाहर रहते हैं, कोई अपना नहीं है वहां, तो मां जी कुछ दिन के लिए उनके पास जा रही हैं मदद करने। आज रात की ट्रेन है, कल सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगी। इतना सुनकर पड़ोसन सुनीता जी ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा बहन, फिर वापस कब आओगी? क्रांति जी कुछ कहती, उससे पहले ही सुमन जल्दी से बोल पड़ी, अरे बस ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा, बच्चा हो जाएगा, तब तक मां जी वहीं रहेंगी, फिर आराम से लौट आएंगी। क्रांति जी ने चुपचाप सिर हिला दिया। उनके मन में हल्की सी कसक उठी। पूरा महीना? मैंने तो सोचा था बस कुछ ही दिनों की बात होगी, लेकिन उन्होंने अपने ही दिल को समझाया।
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उदयपुर से निकलकर दिल्ली तक का यह सफर उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। रात के 10:30 पर उदयपुर स्टेशन पर हलचल थी। ट्रेन लंबी सीटी बजाते हुए प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। गौरव ने मां का छोटा सा बैग कंधे पर डाला और धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए डिब्बे तक पहुंचा। सुमन भी पास ही थी। दोनों ने बड़े स्नेह से मां को खिड़की वाली सीट पर बैठाया। मां, आराम से रहना। दिल्ली पहुंचते ही राकेश भैया आपको रिसीव कर लेंगे। वहां आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है, गौरव ने भरोसे से कहा। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, हां मां जी, और रोज फोन पर हमारी बातें होती रहेंगी। क्रांति जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे का हाथ कसकर थामा और धीमे स्वर में बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। कैसे रहूंगी मैं तुम दोनों के बिना। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गौरव ने तुरंत मां का हाथ थामा और बच्चे की तरह समझाते हुए बोला, मां, यह बस थोड़े दिनों की बात है। वहां सचमुच जरूरत है किसी अपने की। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको कभी नहीं भेजता। आप तो जानती हैं, मैं आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। क्रांति जी ने आंसू पोंछते हुए गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है बेटा, और सुन, अब जब मैं घर में नहीं रहूंगी तो तुम अपना और बहू का अच्छे से ख्याल रखना और बाहर का कुछ मत खाना, समझे? गौरव मुस्कुराकर बोला, मां, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बहू मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी। सुमन ने झुककर मां के पांव छुए और धीरे से बोली, मां जी, अब आप यहां की चिंता छोड़ दीजिए। आप बस वहां चैन से रहना। ट्रेन ने एक और लंबी सीटी दी। क्रांति जी ने खिड़की से बाहर झांक कर बेटे बहू को देखा। उनके चेहरे पर गर्व और स्नेह की रेखाएं साफ झलक रही थीं। धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से हाथ हिलाती क्रांति जी की आंखें भरी हुई थीं। उन्हें क्या पता था, यह सफर उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। रात भर ट्रेन पटरी पर खटखट की आवाज के साथ दौड़ती रही। खिड़की से बाहर झांकती क्रांति जी की आंखें बार बार भीग जाती। कभी बेटे का बचपन याद आता, कभी बहू की हंसी। थकान ने आखिरकार उन्हें नींद की आगोश में ले लिया। सुबह की ठंडी हवा और गाड़ियों की आवाजों ने उन्हें जगाया। अनाउंसमेंट गूंजा, अगला स्टेशन दिल्ली सराय रोहिल्ला। क्रांति जी ने साड़ी का पल्लू ठीक किया, बैग संभाला और खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़, चाय वालों की आवाजें और भागते यात्री, सब कुछ उन्हें एकदम नया नया सा लगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकते ही क्रांति जी धीरे धीरे उतरने लगी। तभी सामने से एक लगभग 35 साल का आदमी आगे बढ़ा। सादे कपड़े, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में सम्मान झलक रहा था। वो हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते मां जी, आप ही क्रांति जी है ना? मैं राकेश हूं, गौरव का दोस्त। क्रांति जी ने तुरंत सिर हिलाया। चेहरे पर हल्की राहत की लकीरें उभर आईं। हां बेटा, मैं ही हूं। अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना इस बड़े शहर में मैं बहुत घबरा जाती। राकेश ने तुरंत उनका बैग पकड़ लिया और आदर से कहा, मां जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहां आप मेरी मां की तरह ही रहेंगी। चलिए, गाड़ी बाहर खड़ी है। गाड़ी में बैठते ही क्रांति जी के मन में एक सुकून सा आया। कितना संस्कारी लड़का है, मुझे मां कह रहा है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई का हिस्सा बनने वाला है। सराय रोहिल्ला स्टेशन से बाहर निकलते ही दिल्ली की भीड़ भाड़ सामने थी। रिक्शों की घंटियां, ऑटो वालों की आवाजें आ रही थी। राकेश ने बैग उठाया और बोला, मां जी, जरा ध्यान से चलिए, दिल्ली की रफ्तार तेज है। गाड़ी में बैठते ही सड़कों की भागदौड़ शुरू हो गई। क्रांति जी खिड़की से बाहर देखती रहीं। लाल बत्ती पर रुकती कारें, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भीड़। उनके मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन साथ ही सुकून भी कि बेटे का दोस्त कितना ख्याल रख रहा है। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी करोल बाग की एक गली में जाकर रुकी। मकान 2 मंजिला था। बाहर गमलों में लगे फूल और तुलसी का पौधा देखकर क्रांति जी को बहुत अच्छा लगा।
राकेश ने जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाई, अंदर से एक औरत बाहर आई। उम्र लगभग 30 से 31 साल, साधारण सलवार कुर्ते में, चेहरे पर हल्की थकान लेकिन आंखों में गर्मजोशी। राकेश ने परिचय कराया। मां जी, यह मेरी पत्नी शालिनी है। शालिनी उनको देख मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते मां जी, अच्छा हुआ आप आ गईं, अब मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। इस हाल में सब संभालना मुश्किल पड़ रहा था। क्रांति जी ने भावुक होकर उसका माथा सहलाया और बोली, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं आ गई हूं। राकेश ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मां जी, यह रहा आपका कमरा। ऊपर का हिस्सा किराए पर दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए नीचे का कमरा खाली करवाया है, और वैसे भी आपको आसानी भी रहेगी। क्रांति जी ने सिर हिलाकर हामी भरी। कमरे में एक पुराना सा पलंग और अलमारी रखी थी। दीवारों पर थोड़ी सी नमी झलक रही थी। कमरे को देख थोड़ा अजीब लगा, फिर सोचा, मुझे कौन सा हमेशा के लिए रहना है। शालिनी ने कुर्सी की ओर इशारा किया। मां जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूं। थकी हुई क्रांति जी कुर्सी पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सुकून चंद दिनों का मेहमान है। क्रांति जी ने अपने कपड़े अलमारी में रखे और खिड़की से बाहर झांका। करोल बाग की हलचल भरी गलियों की आवाज भीतर तक आ रही थी। उन्हें थकान हो रही थी। वह बिस्तर पर लेटी और कुछ ही पलों में नींद की आगोश में चली गई। सफर की थकान अभी उतरी भी नहीं थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और शालिनी ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। मां जी, ये लीजिए चाय और साथ में बिस्कुट, आप पहले ये ले लीजिए। थोड़ी ही देर में राकेश बाहर से छोले भटूरे ले आएगा, उसने बड़ी आत्मीयता से कहा। क्रांति जी हल्की हैरानी के साथ बोली, अरे बेटा, छोले भटूरे मंगाने की क्या जरूरत है, घर में इतना कुछ है, बना ही लेंगे ना। इतना कहते ही पीछे से राकेश कमरे में आया और बोला, नहीं मां जी, असल में शालिनी की तबीयत ठीक नहीं रहती। 8वां महीना चल रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि इसे ज्यादा आराम चाहिए, इसीलिए मैं आजकल बाहर से ही खाना लाता हूं। यह सुनकर क्रांति जी का दिल भर आया। उन्होंने कप उठाया, चाय का एक घूंट लिया और धीरे से मुस्कुराकर बोली, राकेश, तुम्हें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, मैं आ गई हूं ना, अब खाना मैं खुद बनाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो, और शालिनी, तुम बस आराम करना। क्रांति जी के शब्दों में सच्ची ममता और अपनापन था। राकेश ने हल्की सी नजर शालिनी पर डाली, जैसे बिना कुछ कहे कह रहा हो, देखा मेरा पत्रा कितना काम आया। शालिनी ने भी हल्की सी मुस्कान देकर जवाब दिया, पर उस मुस्कान के पीछे छुपे मायने क्रांति जी पढ़ नहीं सकी। उधर सुमन की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। आंखों में चमक और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए वह गौरव से बोली, गौरव, सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा। अब देखो, मां का वह कमरा किराए पर चढ़ा देंगे तो हमें कितना फायदा होगा। जरा सोचो, हर महीने कितना अच्छा किराया मिलेगा, और अब हमें किसी की टोकाकी भी नहीं सहनी पड़ेगी। उसकी बातें सुनते ही गौरव गहरी सोच में डूब गया। मन के भीतर एक आवाज उठ रही थी, क्या मैंने सच में ठीक किया? उसके चेहरे पर उभरती झिझक सुमन से छिपी नहीं, पर वो तुरंत अपनी मीठी मीठी बातों से उसे घेरने लगी। अब इतना मत सोचो, देखो, हमें भी तो अपनी जिंदगी संवारनी है, सपने पूरे करने हैं, और वैसे भी मां वहां आराम से है, और अब तो हम जब मर्जी अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर सकते हैं। गौरव, मां के वहां जाने से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। सुमन का मीठा लहजा और सपनों की बातें गौरव के दिल की आवाज को धीरे धीरे दबाने लगी। उसकी आंखों का अपराध बोध सुमन की बातों से ढक गया और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, तुम एक काम करना, कल कुछ पैसे बैंक से निकाल कर ले आना, बहुत दिनों से खुलकर आनंद नहीं लिया। गौरव और सुमन अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे, और वहीं दूसरी ओर उनकी मां क्रांति जी राकेश के घर नौकरानी की तरह काम में लगी हुई थी। अगले दिन सुबह के 9 बजे
तवे पर गरम गरम पराठे भी बना रही थीं और शालिनी अब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। रसोई से पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। इतने में राकेश अंदर आया और मुस्कुराकर शालिनी से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, यह अगर आ जाएंगी तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। शालिनी ने करवट लेते हुए धीमे स्वर में कहा, सच में तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब तो लग रहा है जैसे घर में नई जान आ गई है। डॉक्टर भी कह रहे थे मुझे आराम की जरूरत है, वरना पता नहीं कैसे संभालती। राकेश ने धीरे से उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, यही तो खेल था, अब सब अपने आप हो रहा है। थोड़ा रुककर राकेश बोला, शालिनी चलो नीचे चलते हैं, नाश्ता कर, मुझे निकलना भी है। दोनों जैसे ही नीचे आए कि तभी क्रांति जी रसोई से ट्रे लेकर बाहर आई। उसमें पराठे, अचार और गर्मागर्म चाय रखी थी। टेबल पर रखते हुए बोली, आओ बेटा राकेश, गर्मागर्म खा लो, और शालिनी बिटिया तुम भी देखो जरा नमक मिर्च ठीक है या नहीं। पराठे का एक निवाला मुंह में लेते ही शालिनी मुस्कुराकर बोली, मां जी आपने तो कमाल कर दिया, इतने दिनों बाद घर में असली स्वाद आया है, वरना मेरी तबीयत के चलते मैं तो ठीक से रसोई में जा भी नहीं पा रही थी। राकेश ने भी सर हिलाते हुए कहा, सच कहूं मां जी, आप आ गई तो हमें सुकून मिल गया। अब लगता है जैसे घर में कोई अपना है जो हर चीज संभाल लेगा। क्रांति जी के चेहरे पर संतोष की चमक थी। उन्हें लगा कितने प्यार से बोलते हैं यह दोनों मुझसे, बिल्कुल मेरे बेटे बहू की तरह। लेकिन अभी वह सच से अनजान थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। सुबह सुबह क्रांति जी रसोई संभाल लेती, दिन में शालिनी को फल काट कर देती और रात को राकेश के लिए गर्मा गर्म खाना परोसती। शालिनी हर बार मीठे बोल बोलती, मां जी आप हैं तो मुझे किसी चीज की चिंता ही नहीं रहती। और राकेश भी हमेशा उनका आदर करता। क्रांति जी को यही लगता कि उन्होंने सही फैसला लिया, लेकिन उन्हें कहां पता था राकेश और शालिनी के प्यार और मीठे बोल के पीछे कुछ और ही था। दोपहर का समय था। रसोई से मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। क्रांति जी चुपचाप आटा गूंथ रही थी। तभी ड्राइंग रूम में राकेश और शालिनी की धीमी धीमी बातें कानों में पड़ी। इतने में राकेश का फोन बजा। उसने झट से कॉल रिसीव की और मुस्कुराकर बोला, हां गौरव, सब ठीक है। तुम्हारी मां अभी रसोई में खाना बना रही हैं, अगर चाहो तो बात करा दूं। शालिनी ने राकेश की तरफ देखा, जैसे बोल रही हो, क्या जरूरत है। गौरव इनकार करने ही वाला था कि तभी रसोई से आटे से सने हाथ पहुंचती हुई क्रांति जी दौड़ी चली आई। उन्होंने फोन झपटकर हाथ में लिया और कांपती आवाज में बोली, गौरव बेटा कैसा है तू, और सपना कैसी है। मां की आवाज सुनते ही गौरव की आंखें थोड़ी भर आईं। फिर वो धीरे से बोला, सब ठीक है मां, आप कैसी हैं। क्रांति जी ने अपने आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोली, तेरी मां को क्या होगा बेटा, मैं बिल्कुल अच्छी हूं, अभी आलू के पराठे बना रही थी। क्रांति जी कुछ और कहना चाहती थी, पर तभी कॉल अचानक कट गई। हेलो हेलो, क्रांति जी बार बार पुकारती रह गई। तभी राकेश ने फोन हाथ से खींच लिया और ठंडे स्वर में बोला, मां जी फोन कट गया है, और अगली बार फोन लेने से पहले हाथ तो धो लिया कीजिए, पूरा फोन गंदा कर दिया आपने। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। शालिनी ने हालात संभालने की कोशिश की। वह झिझकते हुए क्रांति जी के पास आई और बोली, मां जी बुरा मत मानिएगा, राकेश अपने फोन को मुझे भी छूने नहीं देता, उसकी आदत ही ऐसी है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं। क्रांति जी ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, नहीं बेटा, इसमें बुरा मानने जैसा क्या है, मैं समझती हूं। लेकिन भीतर ही भीतर उनका दिल किसी अनकही टीस से भर गया। गौरव से इतनी मुश्किल से बात हुई थी, वह भी अधूरी रह गई। बेटे से बात ना हो पाने की वह तड़प और राकेश का इतनी सी बात पर चिढ़ जाना अंदर ही अंदर क्रांति जी को खाए जा रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अब तो रोज नई नई बातों पर राकेश और शालिनी क्रांति जी के साथ ऐसा व्यवहार करने लगे थे मानो वह कोई नौकरानी हो।
क्रांति जी को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, जबकि वे तो केवल मदद करने के लिए आई थीं। कई दिन बीत चुके थे, पर उनकी गौरव से भी कोई बात नहीं हो पाई थी। जब भी वे शालिनी या राकेश से कहती कि मेरे बेटे से बात करा दो, तो वे कोई ना कोई बहाना करके टाल देते, यहां तक कि उन्हें घर से बाहर तक नहीं जाने दिया जाता। वह घर अब घर न रहकर क्रांति जी के लिए एक पिंजरा बन गया था, उस मां के लिए जो अनजाने में अपने बेटे बहू के कहने मात्र से ही यहां चली आई थी। लेकिन अब यही जगह उनके लिए एक जेल बनती जा रही थी। शालिनी की डिलीवरी को अभी 20 दिन बाकी थे। एक दिन जब वह आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी क्रांति जी आई और बोली, शालिनी बेटा, मैंने सारे काम निपटा दिए हैं और खाना भी बना दिया है, तू खा लेना। और हां, आज मैं अपने घर जाऊंगी और फिर कल ही वापस आ जाऊंगी। यह सुनते ही शालिनी एकदम चौंक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह बोली, क्या? क्यों? घर क्यों जाना है आपको? क्रांति जी ने धीमे और शांत स्वर में उत्तर दिया, क्यों जाना है मतलब? अरे कई दिन हो गए हैं, अपने घर नहीं गई हूं, कहीं बाहर भी तो नहीं निकल पाई। बेटे को देखूंगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा। तू खाने की चिंता मत कर, मैंने सब जुगाड़ कर दिया है। यह सुनकर शालिनी अचानक घबरा गई और तेज आवाज में बोली, नहीं नहीं, घर नहीं जा सकती आप। राकेश, राकेश! वह जोर से चिल्लाई। शालिनी की आवाज सुनते ही राकेश ऊपर के कमरे से निकलते हुए नीचे आया और बोला, अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? शालिनी बोली, राकेश, मां जी घर जाने की बात कर रही हैं। राकेश तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर आया और बोला, मां जी, आप घर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनते ही क्रांति जी एकदम ठिठक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने घर क्यों नहीं जा सकती? राकेश ने तुरंत हंसते हुए बात संभालने की कोशिश की। अरे मेरा मतलब है मां जी, अभी शालिनी की डिलीवरी डेट बहुत नजदीक है। किसी भी दिन हमें अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप चली जाएंगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे? क्रांति जी ने तुरंत उत्तर दिया, अरे मैं अभी जाऊंगी तो कल आ जाऊंगी, बस एक दिन की ही तो बात है। राकेश ने हड़बड़ाहट भरी आवाज में कहा, मां जी, अगर शालिनी को आज रात को ही अस्पताल ले जाना पड़ा तो मैं अकेले कैसे संभालूंगा? आपका होना बहुत जरूरी है, प्लीज रुक जाइए ना। क्रांति जी आगे कुछ और ना कह सकी। वे चुपचाप मायूसी से भरे चेहरे के साथ अपने कमरे की ओर चली गई। क्रांति जी के जाते ही राकेश और शालिनी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आज तो बच गए, वरना बहुत नुकसान हो जाता। उस दिन पूरी रात क्रांति जी उदासी भरे चेहरे के साथ अपने बिस्तर पर लेटी रही, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उनका मन बहुत विचलित हो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। क्रांति जी का मन अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह अपने बेटे गौरव और बहू सुमन से मिलने के लिए तड़प रही थी। एक दिन रात के 10 बजे रहे थे, वे उठी और शालिनी राकेश के कमरे की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने ठान लिया था कि इस बार तो साफ साफ कह ही देंगी कि मैं कल घर जा रही हूं। वे हल्के कदमों से सोच में डूबी उनके कमरे की ओर बढ़ रही थी कि तभी कमरे से थोड़ा दूर ही उन्हें आवाजें सुनाई दी। यह आवाजें और किसी की नहीं बल्कि शालिनी और राकेश की ही थीं। दोनों तेज आवाज में किसी बात पर बहस कर रहे थे। क्रांति जी वहीं रुक गई। उन्हें साफ सुनाई पड़ रहा था कि वे दोनों उनके बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे। तभी क्रांति जी ने कुछ ऐसा सुना कि उनके पैर तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और दिल एकदम कांप उठा। वह कांपते हुए कदमों से पीछे मुड़ी और तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। उनको जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस रात बाहर घमासान बारिश हो रही थी और घर के एक छोटे से कमरे में एक मां बिस्तर पर लेटी सिसकियां ले रही थी। उनके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे जो कुछ देर पहले शालिनी ने कहे थे। क्या? और पैसे? और पैसे क्यों मांग रहा है? गौरव 2 लाख दिए तो हैं, उसे मां जी के लिए पूरे 2 लाख दिए हैं।
उसे राकेश भी गुस्से में बोला, पता नहीं, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस में भी नहीं जा सकते। हमने खुद गैर कानूनी तरीके से क्रांति जी का सौदा किया है। पता नहीं क्या अकल पर पत्थर पड़ा था, मेरे भी जो ऐसे इंसान की बातों में आ गया जो अपनी मां तक को बेच सकता है, वो कितना गिरा हुआ इंसान होगा। यह शब्द उनके कानों में जैसे लगातार गूंज रहे थे। अब उन्हें सब समझ आ चुका था। जिस बेटे से मिलने के लिए वह इतनी तड़प रही थी, वही बेटा तो उन्हें कब का बेच चुका था। दोस्तों, सोचिए जरा, जिस बेटे को जन्म देने, पालने, पोसने में एक मां ने अपनी जिंदगी खपा दी, वही बेटा अगर चंद पैसों के लिए अपनी मां का सौदा कर दे तो उस मां के दिल पर क्या गुजरेगी। क्रांति जी के मन में तूफान मचा हुआ था। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो गौरव ऐसा निकला? आखिर मैंने कौन सी गलती की जो मुझे यह सजा मिल रही है? क्या मैं अब कभी अपने घर नहीं जा पाऊंगी? उनके सवाल उन्हें भीतर ही भीतर तोड़े जा रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों से आंसू निकलकर गालों से बहते हुए तकिए में समा रहे थे। और उस रात वो गरजते बादलों की गड़गड़ाहट और तेज बारिश में ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भी रो रहे हैं। एक मां को ऐसी हालत में देखकर क्रांति जी रोते रोते कब सो गई, उन्हें खुद भी पता न चला। अगले दिन घड़ी में ठीक सुबह के 7 बज रहे थे। तभी क्रांति जी के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। राकेश चिल्ला रहा था, मां जी, मां जी, उठिए। क्रांति जी तेजी से उठी और दरवाजा खोला तो सामने शालिनी दर्द से चीख रही थी। उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। क्रांति जी बोली, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तभी राकेश हड़बड़ाया हुआ बोला, मां जी, आप घर का ध्यान रखिएगा, मैं शालिनी को लेकर अस्पताल जा रहा हूं। इतना कहते ही 2 वार्ड बॉय आए और शालिनी को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले गए। इससे पहले कि क्रांति जी कुछ कह पाती, राकेश भी तेजी से उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस में बैठ गया। अब पूरा घर क्रांति जी के लिए खाली और सूना था। रात के आंसू अभी भी उनके चेहरे पर सूखे हुए थे। धीमी चाल से वॉशरूम की ओर गई, फिर फ्रेश होकर अपने लिए नाश्ता बनाया। लेकिन ना जाने क्यों आज क्रांति जी बेहद शांत थी। रात को बेटे और बहू की हैवानियत जानकर जितना वह रोई थी, अब उतनी ही स्थिर थी। मानो आंसुओं के साथ साथ उनका सारा प्यार और लगाव भी निकल चुका हो। उनकी वही आंखें जिनमें हमेशा सबके लिए ममता और स्नेह भरा रहता था, अब कठोर हो चुकी थी। जैसे अब उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि अब उनको क्या करना है। घड़ी में करीब 12 बज रहे थे। क्रांति जी आराम से सोफे पर बैठी गहरी सोच में डूबी थी। तभी घर का लैंडलाइन फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो लाइन पर राकेश था। वह बोला, मां जी, सब ठीक है, हम आज के लिए अस्पताल में ही रुकेंगे, आप अपना ध्यान रखना। क्रांति जी ने ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहा, ठीक है बेटा, अपना और शालिनी का ध्यान रखना, और फोन रख दिया। लेकिन तभी उनके चेहरे पर एक अनकही मुस्कान आ गई। वह तुरंत उठी और अपना सामान पैक करने लगी। फिर थोड़ी देर रुकी, एक चिट्ठी लिखी और मेज पर रख दी, और घर से बाहर निकलते ही एक रिक्शा पकड़ा और कहीं चल दी। कहां, यह सिर्फ क्रांति जी को ही पता था। आखिर क्रांति जी क्या करने वाली थी, और अब गौरव और सुमन को कौन सा सबक मिलने वाला था? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। अगले दिन शाम के 5:30 बज रहे थे, लेकिन क्रांति जी का अभी तक कोई पता नहीं था। उधर सुमन और गौरव घर में मजे से पार्टी कर रहे थे। सुमन हंसते हुए बोली, सुनो गौरव, मैंने कहा था ना, मजा तो अब आ रहा है। मां के सामने हम कहां बाहर का खाना खा पाते थे, अब तो रोज रोज बाहर से खाना मंगवा कर खा सकते हैं। लो, तुम भी खाओ। उसकी बात सुनकर गौरव मुस्कुराया और बोला, सही कहा तुमने, मैं तो हमेशा सही ही कहती हूं। अब देखना, हमारे ऐश के दिन शुरू हो गए हैं। सुमन खुश होते हुए बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गौरव और सुमन ने एक दूसरे को देखा। गौरव कुछ कहता उससे पहले सुमन बोली, सुनो, मैं देखती हूं इस वक्त कौन आया। तुम ऐसा करो, तब तक मेरे लिए एक ड्रिंक बना दो। हां, लेकिन बर्फ जरूर डालना। गौरव मुस्कुराते हुए बोला, पहले जाकर देखो कौन है दरवाजे पर,
और हां, अगर पड़ोस की कमो आंटी हो तो बोल देना, मां घर पर नहीं है। सुमन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे सब पता है, क्या कहना है, बस अभी आई। वह कमरे से निकलकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने अपनी मासी सास विनीता जी को देखकर उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। वह हड़बड़ाते हुए बोली, मासी जी, आप इस वक्त। विनीता जी ने दरवाजे को एक ठोकर दी और भीतर आते हुए बोली, देख रही है, हाथ में बैग है, फिर भी आंखें फाड़कर खड़ी है। अरे इतना भी नहीं कि थोड़ी मदद ही कर दे। सुमन ने मासी सास के हाथ से बैग लेते हुए कहा, मासी जी, ये तो बहुत भारी है। विनीता जी तुरंत बोली, अरे चल चल उठा ले, तू तो जवान खून है। अभी से भारी भारी कहने लगी तो आगे चलकर क्या होगा। चल चल अंदर रख। घर के भीतर आते ही उन्होंने हॉल में नजर दौड़ाई और बोली, वाह भाई वाह, यहां तो पार्टी चल रही है, वो भी अकेले अकेले। सुमन विनीता जी का भारी सा बैग घसीट घसीट कर हॉल में ले आई और बोली, मासी जी, आप इतना सारा सामान क्यों लाई हैं? उसकी बात सुन विनीता जी ने ठसक भरे स्वर में कहा, क्या मतलब, क्यों लाई हूं? अरे रहने आई हूं, क्या अपनी बहन के घर रहने भी नहीं आ सकती? यह सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी वक्त गौरव भी सामने आ गया। वह बोला, मासी जी, आप इस समय। विनीता जी हंसते हुए बोली, अरे भाई, तुम दोनों मुझे देखकर ऐसे हैरान परेशान हो रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। इसके पहले कि दोनों में से कोई कुछ कहता, विनीता जी जोर जोर से आवाज लगाने लगी, क्रांति, अरे क्रांति, कहां है तू? देख, आज तेरी बड़ी बहन आई है तुझसे मिलने। तभी गौरव घबराते हुए बोला, अरे मासी, रुकिए, मां घर पर नहीं है। विनीता जी तुरंत बोली, क्या मां क्यों नहीं है? कहां गई तेरी मां? फिर से मंदिर तो नहीं चली गई ना? सुमन बोली, नहीं मासी जी, वो मां जी तो कहीं गई हुई हैं। क्या? कहां गई है वो इस समय? और घर पर तुम दोनों अकेले? आखिर क्रांति कहां है? चल बात करा मेरी अभी उससे। गौरव तुरंत बोला, मासी, मां तो 2 दिन से गई हुई है अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर। विनीता जी का चेहरा एकाएक बदल गया। चिंतित होकर धीरे से बोली, अरे ऐसे अचानक यात्रा पर चली गई? उसने मुझे बताया तक नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं तो रुक ही जाती हूं। गौरव के हाथ से अचानक ग्लास गिर गया। ग्लास की तेज आवाज से सब चौंक गए। विनीता जी बोली, क्यों रे गौरव, अब चेहरा इतना हवाई क्यों हो गया है? मैं खा थोड़ी जाऊंगी तुम दोनों को। चल बहू, जल्दी से जा और मेरे लिए बढ़िया सी चाय बनाकर ला। सुमन ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, हां मासी जी, अभी लाई। ऐसा बोल वह किचन की ओर चल दी। किचन में घुसते ही सुमन ने चाय का पतीला पटकते हुए गुस्से में कहा, पता नहीं ये क्यों आ गई हैं, अब ना जाने कब जाएंगी घर से। इतनी मुश्किल से तो मां जी से छुटकारा मिला था और अब उनकी बहन आ गई छाती पर मूंग दलने। गौरव भी पीछे पीछे किचन में आया और धीरे से बोला, तुम अभी ज्यादा रिएक्ट मत करो, हम ज्यादा कुछ कहेंगे तो उन्हें मां के बारे में शक हो जाएगा। दोनों आपस में ही खुसर पुसर कर रहे थे कि तभी अंदर से विनीता जी की ऊंची आवाज गूंजी, अरे बहू, चाय नहीं लाई अभी तक, कितना इंतजार करवाएगी? विनीता मासी की आवाज सुनते ही दोनों वहीं ठिठक गए। जल्दी जल्दी चाय बनाकर हॉल में ले आए। गौरव ने इधर उधर बिखरे सामान की जल्दी से सफाई कर दी। विनीता मासी ने चाय का एक घूंट लिया और बोली, गौरव जरा टीवी तो चला। गौरव धीमे स्वर में बोला, मासी जी क्या देखना है बताओ, मैं लगा देता हूं। विनीता जी ने झट से उसके हाथ से रिमोट छीना और सीधा यूट्यूब पर एक न्यूज चैनल खोल दिया। सुमन हड़बड़ाकर बोली, अरे मासी जी, आप कब से न्यूज देखने लगी? विनीता जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे मैं तो हमेशा से न्यूज देखती हूं बहू, तू भी देख, यह चैनल बहुत अच्छी खबरें दिखाता है। देख। सुमन और गौरव ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कुछ कह रहे हों। तभी विनीता जी ने टीवी की आवाज अचानक तेज कर दी। अब सुमन और गौरव का ध्यान भी सीधे टीवी पर ही जा टिका। घड़ी में ठीक 5:50 हो रहे थे। तभी टीवी पर एक खबर प्रसारित हुई।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज चैनल। आज हम आपको एक ऐसा मामला दिखाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी मां की जिसे उसके अपने ही सगे बेटे ने बेच डाला। आपने सही सुना, एक बेटे ने अपनी ही मां को किसी और के घर नौकरानी बनाकर बेच दिया। सोचिए जरा, क्या इंसानियत सचमुच मर चुकी है? यह सुनते ही गौरव और सुमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों के चेहरों पर पसीने की धार बहने लगी। विनीता जी ने झट से कहा, हे भगवान, कैसे बच्चे हैं आजकल के, किसी पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। बताओ भाई, अपनी ही मां को कोई कैसे बेच सकता है, वो भी चंद पैसों के लिए। सुमन कलाती हुई बोली, अरे मासी जी, छोड़िए ना, ये क्या देख रही हैं आप? ऐसी खबरें तो रोज आती रहती हैं। लेकिन विनीता जी मुस्कुराई और बोली, नहीं बहू, यह मामला जरा अलग है। जरा रुक, मुझे पूरा देखने दे। सुमन और गौरव दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे सोफे से उठकर जाने लगे। तभी विनीता जी ने जोर से कहा, अरे अरे रुको, आगे देखो, अब यह लोग उस बेटे बहू से मिलवाने वाले हैं जिसने अपनी मां को बेचा है। दोनों के कदम अचानक थम गए और अब उनकी नजरें सीधे टीवी पर ही गड़ गईं। टीवी स्क्रीन पर निकिता की आवाज गूंज रही थी, तो दर्शकों, मैं निकिता कैमरामैन अनिकेत के साथ आज उस जगह जा रही हूं जहां वह बेटा और बहू रहते हैं जिन्होंने अपनी ही मां का सौदा किया है। जी हां, वह लोग जिन्होंने इंसानियत की हर एक सीमा को पार कर दी है। देखिए दर्शकों, यही है उदयपुर का वह मोहल्ला जहां वह बेटा और बहू अपनी मां को बेच देने के बाद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। यह सुनते ही विनीता जी की आंखें टीवी पर टिक गईं। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे गौरव, यह तो अपना ही मोहल्ला लग रहा है। क्या ये लोग अपने ही घर के बाहर खड़े हैं? आखिर किसके घर आए होंगे यह? गौरव और सुमन की सांसें थम गईं। दोनों की नजरें टीवी स्क्रीन से चिपक चुकी थीं। हॉल में ऐसी चल रहा था, मगर उनके चेहरों पर पसीना बह रहा था। उधर टीवी पर एंकर निकिता किसी घर के बाहर पहुंची और दरवाजा खटखटाने लगी। उसी पल गौरव सुमन के घर के दरवाजे पर भी जोरदार दस्तक हुई। दोनों एकदम कांप उठे। तभी विनीता जी ने कहा, अरे वाह, क्या अजीब इत्तेफाक है, दोनों दरवाजे एक साथ बज उठे। जा देख तो, गौरव, आखिर कौन है? गौरव भारी कदमों से लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी विनीता जी ने तेज स्वर में सुमन को डांटा, बहू, तू क्यों बैठी है ऐसे? जा देख कौन आया है। सुमन घबरा गई। उसने डरते हुए कहा, रहने दीजिए ना मासी जी, ये देख लेंगे। लेकिन इस बार विनीता जी की आवाज में अजीब सी कठोरता थी। जो अभी तक मीठे बोल बोल रही थी, अब गरजते हुए चिल्लाई, कहा ना, जाकर देख। सुमन एकदम उठी, डर के मारे दौड़कर गौरव के पास पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कांपते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने से तेज रोशनियां उन पर पड़ी, इतनी तेज कि वे कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। 5 सेकंड बाद जब नजरें साफ हुई तो सामने का मंजर देखकर दोनों की रूह कांप गई। पूरा मोहल्ला बाहर जमा था और उनके ठीक सामने खड़ी थी एबीसी न्यूज चैनल की रिपोर्टर निकिता अपने कैमरामैन के साथ। निकिता ने माइक उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तो आप ही हैं वह बेटा बहू जिन्होंने अपनी ही मां का सौदा कर डाला। क्या आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करने में? बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? सुमन हड़बड़ाती हुई चिल्लाई, ये क्या कह रही हैं आप? आपको गलतफहमी हुई है, निकलिए यहां से। आप हमारे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती करवा रही हैं। मैं पुलिस बुलाऊंगी, झूठी खबरें मत फैलाइए। गौरव ने भी डर से कांपती आवाज में कहा, चुपचाप यहां से निकल जाइए। तभी पीछे से विनीता जी बाहर आईं और आते ही उन्होंने जोरदार तमाचा गौरव के मुंह पर जड़ दिया। सामने खड़ी सुमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चीख पड़ी, मासी, आप ये क्या कर रही हैं? तभी विनीता जी ने क्रोध से उसकी ओर देखा और एक तमाचा सीधे सुमन के गाल पर जड़ दिया। फिर गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, चुप, एकदम चुप। अगर एक शब्द और निकला तुम्हारे मुंह से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच सबके सामने आ चुका है और फिर भी तुम दोनों झूठ बोल रहे हो।
यह सब कुछ ईबीसी न्यूज चैनल पर लाइव प्रसारित हो रहा था। पूरे मोहल्ले के लोग घर के बाहर खड़े थे और अंदर का सारा दृश्य देख सुन रहे थे। बाहर से भीड़ का शोर गूंज रहा था और वही एंकर निकिता बार बार उनसे सवाल कर रही थी। क्या यह सच नहीं है कि आपने अपनी ही मां को बेच दिया? क्या कुछ रुपए जिंदगी से बड़े हो गए आपके लिए? क्या रिश्तों का खून कर पाना इतना आसान हो गया है आपके लिए? मगर गौरव और सुमन के होठों से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी। दोनों पसीने से भीगे हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश में लगे थे। तभी भीड़ के बीच से एक हाथ आगे बढ़ा। उसने कसकर दरवाजे को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचने लगा। गौरव की पूरी कोशिशों के बावजूद दरवाजा धीरे धीरे खुलता चला गया और दरवाजे के साथ ही गौरव भी खींचकर बाहर आ गिरा, क्योंकि वह हाथ किसी और का नहीं, उसकी मां क्रांति जी का था। हां, वही क्रांति जी, वो मां जिसे गौरव जैसे बेटे ने चंद पैसों के लिए किसी और के घर में नौकरानी बना डाला था। वो मां जो हर दिन बेटे की एक झलक देखने को तरसती रही थी। वो मां जो सोचती थी कि शायद उसका बेटा उसे गले लगाएगा, पर हकीकत में उसी बेटे ने उसे बेच डाला था। गौरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। सुमन ने भी कांपते हुए पीछे हटना चाहा, मगर अब भीड़ ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया था। कैमरामैन ने फौरन कैमरा घुमाकर गौरव और क्रांति जी की ओर कर दिया और तभी क्रांति जी का हाथ उठा और अगले ही क्षण एक जोरदार थप्पड़ गौरव के गाल पर पड़ा। उस थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि भीड़ में खड़े सब लोग पलक झपकते ही चुप हो गए। गौरव का गाल लाल पड़ चुका था, जिस पर क्रांति जी के हाथ के निशान साफ झलक रहे थे। यह वही हाथ था जो कभी बेटे को दुलारते थे। यह वही हथेलियां थीं जो बचपन में उसकी भूख मिटाने के लिए रोटियां सेकती थीं। यह वही उंगलियां थीं जो उसे गिरते वक्त थाम लेती थीं। लेकिन आज वही हाथ, वही उंगलियां अपने ही बेटे के मुंह पर प्रहार कर रही थीं, क्योंकि अब एक मां का दिल पत्थर बन चुका था। अब उसके आंसुओं का समंदर गुस्से की आग में बदल चुका था। टीवी पर यह सब कुछ लाइव चल रहा था और पूरी दुनिया यह नजारा देख रही थी। सुमन ने जैसे ही क्रांति जी को सामने देखा, उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, पर पीछे से विनीता जी ने उसे कसकर धक्का दिया। जा, आज अपनी करतूत का अंजाम देख। सुमन लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और गौरव के पास जाकर खड़ी हो गई। दोनों के सिर झुके हुए थे और आंखें जमीन में गड़ी हुई थीं। गौरव हकलाते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो। यह सब सुमन के कहने पर, लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही क्रांति जी गुस्से में बोली, खबरदार, जो तूने मुझे मां कहकर पुकारा, तुझ जैसे बेटे पर शर्म आती है मुझे कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। क्रांति जी की हर बात जैसे पूरे मोहल्ले के लोगों को हिला रही थी। गौरव और सुमन दोनों हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगे, लेकिन उनके आंसू उनके गुनाहों को धो नहीं पा रहे थे। तभी पुलिस की जीप आकर रुकी। सायरन की आवाज ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। पुलिस अधिकारी ने कड़क स्वर में कहा, गौरव और सुमन, तुम दोनों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनकर सुमन चीख उठी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वह भागने की कोशिश करने लगी, मगर रिपोर्टर निकिता ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। सब कैमरे पर लाइव आ रहा था और अब पूरा देश यह नजारा देख रहा था। पुलिस ने जैसे ही गौरव की गिरेबान पकड़ी, उसने एक नजर अपनी मां की तरफ देखा, लेकिन क्रांति जी ने मुंह मोड़ लिया। यह देख गौरव की आंखों से आंसू बह निकले और वह बिना विरोध किए शांति से पुलिस के साथ चला गया। लेकिन सुमन लगातार चीखती रही, छोड़ो छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। भीड़ का गुस्सा अब चरम पर था। लोग चिल्ला रहे थे, ले जाओ इन्हें, जेल में सड़ा दो। कुछ लोग तो पत्थर उठाकर फेंकने लगे, मगर पुलिस ने उन्हें रोका और दोनों अपराधियों को सुरक्षित जीप में डालकर थाने ले गई। घर के बाहर का कोलाहल अब धीरे धीरे शांत होने लगा। क्रांति जी ने हाथ जोड़कर रिपोर्टर निकिता से कहा,
बेटी, अब तुम लोग यहां से चले जाओ, मुझे और तमाशा नहीं चाहिए, मैं बस अब शांति चाहती हूं। निकिता ने उनकी भावनाओं को समझा। कैमरे की ओर देखते हुए उसने शांत स्वर में कहा, मित्रों, आज की यह लाइव रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। याद रखिए, मां के आंसुओं का सौदा करने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। और कैमरा बंद हो गया। थोड़ी ही देर में भीड़ बिखर गई। अब घर में सिर्फ विनीता जी और क्रांति जी थीं और दोनों चुपचाप सोफे पर बैठी बातें कर रही थीं। साथियों, दरअसल यह सारा प्लान विनीता जी का ही था। जब क्रांति जी ने राकेश का घर छोड़ा तो वह सीधी अपनी बहन विनीता के घर गई थीं। वहीं उन्होंने सारी तरकीब सोची और तय किया कि गौरव जैसे गुनहगारों को बेनकाब करना होगा। और फिर उसी वक्त विनीता जी ने एबीसी न्यूज रिपोर्टर निकिता से संपर्क किया और उसको सारी बात बताई कि कैसे एक बेटे ने अपनी ही मां का सौदा किया। विनीता जी क्रांति जी का हाथ पकड़कर बोली, लेकिन क्रांति, अभी भी तुम्हारी आंखों में वह ममता देख रही हूं। तुम्हें दुख हो रहा है ना? क्रांति जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने टूटी आवाज में कहा, हां दीदी, बेटा चाहे कितना भी गुनहगार हो, मां का दिल उसे तकलीफ में देख नहीं सकता। मेरा मन रो रहा है, पर सच यह भी है कि ऐसे बेटे के लिए आंसू भी बेकार हैं। इतना कहकर क्रांति जी थक कर वहीं सोफे पर लेट गईं। उनकी पलकों ने धीरे धीरे बंद होकर उन्हें नींद की आगोश में पहुंचा दिया। और उधर राकेश और शालिनी जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने देखा दरवाजा बंद था। राकेश ने हैरानी से कहा, दरवाजा बंद है, कहीं मां जी भाग तो नहीं गई? शालिनी ने चिंतित स्वर में कहा, भागकर जाएंगी भी कहां? शायद फिर से गौरव के पास ही गई होंगी। राकेश ने होंठ दबाए और बोला, हां, और अगर नहीं आई तो गौरव ले ही आएगा। दोनों ने खिड़की में रखी चाबी से दरवाजा खोला और घर के भीतर कदम रखा, मगर घर के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। शालिनी थककर सीधे सोफे पर बैठ गई और राकेश रोज की तरह घर के छोटे मोटे काम समेटने लगा। तभी शालिनी की नजर टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। उसने तेज आवाज में पुकारा, राकेश, ये देखो, ये क्या है? राकेश भागकर पास आया। उसने चिट्ठी उठाई और जोर से पढ़ना शुरू किया। राकेश और शालिनी, मैं इस घर से जा रही हूं। मुझे सब पता चल गया है कि गौरव ने मुझे यहां क्यों भेजा। उसकी करतूत का सबक मैं उसे जरूर सिखाऊंगी और अब इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। राकेश, तुम जानते हो कि इंसान का सौदा करना एक कानूनी अपराध है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं करूंगी। मुझे पता है इस समय शालिनी को तुम्हारी जरूरत है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने परिवार का ध्यान रखो। शालिनी और राकेश, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जरा संभल कर रहना। एक बेटे ने अपनी मां का सौदा कर दिया। कौन जानता है कल को तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ वही करे। इसलिए जो संस्कार तुम्हें तुम्हारे मां बाप ने नहीं दिए, वह अपने बच्चों को जरूर देना। उन्हें अच्छा इंसान बनाना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अपना ध्यान रखना। चिट्ठी पढ़ते ही घर के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। राकेश और शालिनी के दिल पर जैसे किसी ने बाहरी तमाचा लगा दिया हो। राकेश धीरे से शालिनी के पास बैठा और टूटी आवाज में बोला, शालिनी, हमने सचमुच बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं कसम खाता हूं, जो गलती मैंने की वो मेरे बच्चे कभी नहीं दोहराएंगे। मैं उन्हें अच्छे संस्कार दूंगा और सबसे पहले उन्हें अपने मां बाप और बड़ों का सम्मान करना सिखाऊंगा। शालिनी की आंखों में आंसू थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ राकेश का हाथ थामा और बोली, हां, हम दोनों अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। एक मां की लिखी छोटी सी चिट्ठी ने राकेश और शालिनी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस चिट्ठी ने उन्हें वह सबक सिखाया जो शायद जिंदगी भर कोई और नहीं सिखा पाया था। यही है मां की ममता। वह रोकर भी हमें हंसना सिखा देती है, टूटकर भी हमें जीना सिखा जाती है। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि माता का प्यार और ममता अनमोल होती है। वही हाथ जो कभी हमारे लिए रोटियां सेंकते थे और गिरते समय हमें थामते थे,
हमारे गलत कदमों को देखकर भी हमें सही राह दिखाने का प्रयास करते हैं। मां का प्यार केवल सुख और आनंद के लिए नहीं होता, बल्कि हमारे गुनाह और गलतियों को समझने और सुधारने के लिए भी होता है। गौरव और सुमन जैसे बच्चे जो अपने अभिमान और लालच में अपनी ही मां का अपमान कर बैठे, अंततः अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। यह हमें सिखाता है कि कोई भी अपराध, चाहे वह कितनी भी चालाकी से किया गया हो, छिपा नहीं रह सकता। समाज की नजर और कानूनी व्यवस्था हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में होती है। क्रांति जी और विनीता जी का संयम, उनकी सोच और सही समय पर लिए गए कदम हमें यह सिखाते हैं कि परिपक्वता, धैर्य और सही मार्गदर्शन से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। मां की ममता इतनी शक्तिशाली होती है कि वह अपने दर्द और आंसुओं के बावजूद सही और न्याय की राह दिखाती है। राकेश और शालिनी के अनुभव हमें यह भी याद दिलाते हैं कि बच्चे को संस्कार देना, उनका सही मार्गदर्शन करना और उन्हें अच्छे इंसान बनाना केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का मार्ग है। एक छोटा सा संदेश, एक मां की चिट्ठी ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और यह साबित किया कि प्यार, शिक्षा और संस्कार से ही सही दिशा में जीवन का निर्माण संभव है। अंततः यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मां की ममता और आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं। गलतियों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना और सही मार्गदर्शन करना अनिवार्य है। सच्चाई, न्याय और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि रोकर भी मां हमें जीना और सही दिशा में बढ़ना सिखाती है। उसकी ममता और आंसू हमें हमेशा सच्चाई और इंसानियत का मार्ग दिखाते हैं। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।